Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. So आज की लेक्चर में हम करने वाले हैं बैड बैंक, एनपीएस, सरफेसी, आईबीसी, एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल. ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं. अगेन इन सबको डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट ब्रीफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें डेट आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, सो स्टार्टिंग की न्यूज़ में क्यों न्यूज़ में इसलिए बिकॉज बाय सितंबर दिस ईयर 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि द बैड बैंक्स विल टेक ऑन स्ट्रेस्ड एसेट्स विद द वैल्यू ऑफ ₹2 ट्रिलियन. ठीक है, 2 ट्रिलियन रुपये पैसा बैड बैंक्स क्या करेगा, टेक ओवर करेगा. ठीक है, टेक ओवर. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे बैड बैंक एग्जैक्टली है क्या, क्या करता है वो. क्या ये नॉर्मल बैंक की तरह ही है जैसे हमारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, क्या ये उस तरीके से वर्क करता है या ये इसका मतलब कुछ और है. देन विल डिस्कस कि सरफेसी एक्ट. सरफेसी एक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटाइजेशन क्यों होता है, ये एक्ट क्यों आया और किस टाइम पे आया, उसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. देन आईबीसी कोड. अगेन आईबीसी कोड जब आया उसकी टाइमिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट द क्रक्स ऑफ आईबीसी. Then NPA and its classification. Then I will explain you the difference between NARCL and IDRCL. ठीक है, so NARCL and IDRCL these are together called bad bank. ठीक है, इन दोनों के इकट्ठे कहा जाता है बैड बैंक. पहले क्लियर कर लो. अब बैड बैंक होता क्या बैड बैंक कस्टमर से पैसे लेके, डिपॉजिट्स लेके लैंड कर रहा है? नहीं, ये नॉर्मल बैंकिंग काम नहीं कर रहा है. व्हाट दे आर डूइंग, अगेन इनके नाम की बैंक भी नहीं है. दे आर नॉट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. मतलब यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि NARCL बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, कैनरा बैंक होगा, वहाँ बैंक लिखा होता है, यहाँ पे नहीं लिखा. बट इनको कहा बैड बैंक जाता है. बैड बैंक इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो हैवी अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं जो बैंक के पास पड़े हैं एंड वो NPS हो चुके हैं, जो बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है. एंड बैंक्स अगर उसको रिकवर करना चाहेगा तो उसको अलग से उस पर काम करना पड़ेगा. नॉर्मल बैंक की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की. तो वो फिर क्या करेंगे, अपने जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इनको किसी कंपनी को बेच देंगे एट सम वैल्यू, और वो कंपनी उसको आगे मार्केट में बेच के अपना प्रॉफिट निकालेगी. जो सेम काम हमारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करती हैं. बट आज की डेट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का इशू क्या है, एक तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं वो, प्लस वो ज़्यादातर वो लोन पकड़ती हैं जो लगता है उनको प्रॉफिटेबल है, जिन पे रिकवरी आसान है. दे विल नॉट पिक दोज लोन्स जहाँ पे रिकवरी थोड़ी टफ है. सो वो कहीं ना कहीं बैंक की बैलेंस शीट में रह ही जाते हैं. ठीक है, तो डेट अफेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंक. तो बैड बैंक्स जो होंगे लाइक NARCL, IDRCL, इनमें डिफरेंस का डेटा विल ऑल्सो एक्सप्लेन. They will take the bad assets from the bank and those assets are those assets which have high value. ठीक है, plus they are not that much market oriented. मतलब उनकी मार्केट में उनको जाओगे बेचें तो बिक जाएंगे, बट थोड़ा काम टफ रहने वाला है वो, जिसके चक्कर में ARCs उनको लेने से मना कर रही हैं. तो वो कौन लेगा, बैड बैंक लेगा. और बैड बैंक का काम होगा हमारा क्या, क्लीनिंग ऑफ द बैलेंस शीट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. ओके, अब इसी में दो एक टर्म्स आती है, राइट ऑफ एंड वेव ऑफ. राइट ऑफ में क्या होता है कि बैंक्स जो है अपनी बैलेंस शीट से उसको टर्म को, उस लोन को जो बैड परफॉर्म नॉन परफॉर्मिंग हो गया उसको हटा देते हैं. दे विल नॉट शो दैट ऑन देयर बैलेंस शीट, बट वो उनको रिकवरी करने के अभी भी हकदार हैं. उन्होंने राइट ऑफ कर दिया वो पर्टिकुलर, हम कहते हैं ना कि हम पर्टिकुलर एसेट हमने राइट ऑफ कर दिया है, डेट राइट ऑफ दे हैव मस्ट हैव डन. फॉर एग्जांपल किसी बैंक का अगर 1 करोड़ का लॉस है तो वो अपने रिजर्व्स में से 1 करोड़ राइट ऑफ कर देगा. ठीक है, वो राइट ऑफ हो गया है. बट जो वो 1 करोड़ का नुकसान है वो अभी भी रिकवर कर सकता है. बट वेव ऑफ में क्या होता है कि बैंक्स जो हैं वो रिकवर नहीं कर सकते हैं. उन्होंने राइट ऑफ तो कर ही दिया है, वेव ऑफ भी कर दिया, मतलब जिसने वो उस पर डिफॉल्ट किया है वो उससे अब रिकवर भी नहीं करेगा बैंक. तो ये डिफरेंस होता है राइट ऑफ एंड वेव ऑफ. हम अक्सर वेव ऑफ का नाम सुनते हैं इन फार्मर्स वेव ऑफ. फार्मर के लोन वेव ऑफ में है ना, उनके लोन्स को माफ कर देना, दैट इज वेविंग ऑफ. ओके, सो ये हो गया बैड बैंक. अब बात करते हैं हम सरफेसी एक्ट की और आईबीसी वर्क्स की बात करेंगे. सरफेसी एक्ट,
तो सरफेसी एक बात करता है सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई लेट्स से कि कोई कंपनी थी, उसने बैंक से लोन लिया, उसने उस लोन पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब ना प्रिंसिपल दे पाए ना इंटरेस्ट पेमेंट कर पाए। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो कंपनी है उसके पास अपनी फैक्ट्री है, वहाँ मशीनरीज हैं एट्सेट्रा है, लैंड है एट्सेट्रा है, तो अब बैंक के लिए वो किसी काम की तो नहीं है ना, अनलेस एंड अनटिल वो उससे कोई मॉनेटरी वैल्यू ना ले पाए। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने आइडेंटिफाई किया कि यार मैं उसका जो एक लैंड आइडल, उस कंपनी का आइडल लैंड पड़ा है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, मैं उसको अलग कर देता हूँ, उसकी जो प्लांट्स मशीनरी अलग कर देता हूँ लेट्स से, इन दोनों का मैं क्या करता हूँ सिक्योरिटाइजेशन करता हूँ, इन दोनों की एक वैल्यू निकालता हूँ और वो आगे मैं किसी को बेच देता हूँ। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, उसको सिक्योरिटाइज कर रहे हो, मतलब आप कोई आदमी उसका हकदार बन जाए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, अब आप कभी बैंक से आप जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेते हो, आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ली है, आप पे क्या है बॉन्ड है, ठीक है, एंड इट इज़ इन योर इंटरेस्ट, इट इज़ योर सिक्योरिटी, मतलब आप बॉन्ड दिखाओगे कल को आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी सिक्योरिटी की, तो वही होता है सिक्योरिटाइजेशन। कन्वर्टिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, अब जब ये आया था ना, तो ये जो काम था ना कि बैंक में हक मिल जाए कि वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ है उसको सिक्योरिटाइज करके मार्केट में बेच पाए, ये इससे पहले नहीं था। ये पहले कोर्ट के पास जाना पड़ता था, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, क्या हम पर्टिकुलर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जो डिफॉल्ट हो चुके हैं उनको सिक्योरिटाइज करके मार्केट में बेच सके, हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। ठीक है, बट इसको सरफेसी एक्ट में कहा गया कि नहीं, इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी रिकवरी प्रोसेस में स्लो हो रही हैं चीज़ें, तो वी विल गिव द राइट टू बैंक्स टू सिक्योरिटाइज दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, और ये आया था अराउंड 2002 में। आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद काफ़ी लैंडिंग जोरों शोरों से हुई थी, तो उसी टाइम पे लॉसेज भी बहुत हुए थे, तो मार्केट बढ़ रहा था काफ़ी स्पीड से, तो लोन भी, जैसे हम कहते हैं ना कि जब बूम साइकिल आता है तो लोग ब्लाइंडली लेंड कर देते हैं काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, तो उस चक्कर एनपीएस कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर इनकी रिकवरी में दिक्कत आती है, तो उसी टाइम पे ही ये आया था हमारा एक्ट ना। आईबी समझाने से पहले आपको एनपीए एंड इट्स क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। सो एक एसेट है, पहले तो ये अगर एक एसेट पे आपको ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट मिलता है फॉर 0 to 30 days, ठीक है, देन इट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, then if it's 31 to 60 days then it is special mention account 1, then it is 61 to 90 days then it is special mention account 2। ठीक है, और when it is more than 90 days it is classified as NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और जब वो 1 साल तक नहीं आता है, 90 दिन से 1 साल तक, तो उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, और जब वो 1 साल के बाद भी नहीं आता तो उसको कहते हैं हम डाउटफुल, कि अब हमें डाउट हो रहा है कि यार इसका पैसा आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं आता है कुछ टाइम बाद तो हम उसको लॉस में लिख लेते हैं। तो ये एनपीएस क्लासिफिकेशन, इस पे आरबीआई फेज 1 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस पे एसएमएस पे, तो ये हो गया हमारा। देन आईबीसी कोड 2016 आया था। ये इसलिए आया था कि देखो अक्सर में क्या होता है कि अगर किसी कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया तो बैंक कहता है कि यार इंस्टेड ऑफ लेट्स से गोइंग टू अ रिकवरी प्रोसेस जहाँ मैं उसके एसेट को लिक्विडेट करूँ, मतलब बेचूँ मार्केट में जाके, उसमें क्या है उस बैंक्स को भी टाइम लग रहा है, जिसी कंपनी उसका भी नुकसान हो रहा है, क्या मेरी कंपनी बिक रही है, तो दोनों मिलकर एक रेजोल्यूशन प्लान बना लें। ठीक है, और इस रेजोल्यूशन प्लान को बनाने में कोई मिडल मैन आ जाए जो सपोर्ट करे। ठीक है, जो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, दोज आर नोन एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, सॉरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी कहा जाता है इनको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपीएस कहा जाता है इनको। तो ये जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उन्हीं कमेटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी को बहुत सारे लोगों बैंक्स ने लोन दिया तो सबकी कमेटी बनती है और फिर डिसीजन लिया जाता है इकट्ठा मिलके कि हम इसको रेजोल्यूशन में बनाएंगे। क्या क्या रेजोल्यूशन प्लान हो सकते हैं, या तो मर्जर करवाएं उसका, ठीक है, या फिर लोन का जो करंट वो है उसको रिस्ट्रक्चर करें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम उसको टेक ओवर करवा दें, मर्जर एक्विजिशन सेक्टर करवा दें, लोन का जो प्लान है उसका टेन्योर बढ़ा दें, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ी कम कर दें। ठीक है,
दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अगर कुछ भी नहीं हो रहा देन वी हैव टू लिक्विडेट अल्टीमेटली, ठीक है। एंड एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आईबीसी कोड का निकल के ये आ रहा है कि जिस पर्पस के लिए इसको लेके आए गए थे कि हम रेजोल्यूशन प्लान बनवाएं, हम रीस्ट्रक्चरिंग करवाएं, बट वो नहीं हो पा रहा है। मोस्टली अराउंड 80% ऑफ द कंप्लेंट्स जो जा रही हैं आईबीसी में अंदर, वहाँ पे लिक्विडेट ही हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, अल्टीमेटली लिक्विडेशन ही हो रही हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। मतलब यू आर नॉट एबल टू मेक अ प्लान, अगर प्लान बना लिया तो सारी क्रेडिटर्स उस पर एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बाकी और क्या चेंज आईबीसी कोड में, देखो पहले क्या होता था कि ऑनर्स ऑफ रेजोल्यूशन लाइड टू द डेटर पहले, अब लेकिन जो क्रेडिटर होगा लाइक बैंक्स, देयर ऑल्सो कैन गो टू द आईबीसी मतलब एनसीएलटी में जाके रेजोल्यूशन प्लान इनिशिएट करवा सकते हैं। पहले से डेटर करवाता था, मतलब जिसने लोन लिया है उसी की मर्जी है कि भाई उसको रेजोल्यूशन प्लान चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए या फिर लिक्विडेशन चाहिए। बट अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे भी मर्जी है कि दे कैन ऑल्सो हैव देयर ओन मेथड टू गो फॉर अ रेजोल्यूशन प्लान टू एनसीएलटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट चीज की, डिफरेंट बिटवीन एनएआरसीएल आईडीसीएल, दीज आर बोथ कॉल्ड एज बैड बैंक। तो क्या है, एक है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 51%, एक है इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है अराउंड 49%। इससे कुछ समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि देखो जो बैड बैंक जो है वो जो एसेट खरीदेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो उसका ओनर होगा एनएआरसीएल, लेकिन उसको मैनेज करना, उसका लिक्विडेशन करवाना, उसका रेजोल्यूशन करवाना वो कौन करवाएगा? वो करवाएगा हमारा आईडीआरसीएल। मतलब ये ऑपरेशन देखेगा। तो ऑपरेशंस में हमें एफिशिएंसी चाहिए, मतलब काम स्पीड से हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर हमने कम कर दिया है, या प्राइवेट जो बाकी हैं बॉडीज उनका शेयर ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल में, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इस लेक्चर से क्लियर हुई हूँ। मैंने हर चीज़ का वो क्रक्स बता दिया है। आई नो कि हर टॉपिक जो यहाँ पे है, बीट बैड बैंक, सरफेसी एक्ट, आईबीसी कोड, ये खुद में ही 2-3 घंटे के टॉपिक्स है सारे के सारे। तो इट इज़ नॉट feasible or possible to teach all these topics in one go, that too in detail. So मैंने brief points that you must know for your RBI Gate B exam I have told you, ठीक है। So revise such videos because we have also already released such videos previously as well, like we have released videos on payment aggregators etc. तो आप वो भी जाके देखो, ठीक है। कोई डाउट होता तो you can always comment them, ठीक है, वरना आप हमें email भी कर सकते हो। So all the best guys and keep studying.